फिजिक्स पॉइंट। पिछले क्लास में हमने देखा था डाइपोल मूवमेंट देखा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा था, और डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे वो देखा था। और आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? कोई भी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड क्लोज्ड एरिया से जितनी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा। मतलब कोई हमने ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो फील्ड विच पास थ्रू अ क्लोज सरफेस एंड पास परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जैसे मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस मैंने ले लिया यहाँ पे ऐसे, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, ये मेरी फील्ड है। तो जितनी मेरी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसके सरफेस के अंदर से पास होंगी वो मेरा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब मान लीजिए कि एरिया तो बहुत बड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे? छोटा स्मॉल एरिया लेंगे, उसके बाद में उसको बाद में हम देखेंगे कि उसमें टोटल में कितना रहेगा। सबसे पहले क्या हमने एरिया स्मॉल एलिमेंट लिया, क्या लिया? डी। इसको हमने क्या बोला? एरिया एलिमेंट बोल दिया, एरिया एलिमेंट। तो हमारा फाई किसको दिखा रहा है? यहाँ पे फाई दिखा रहा है हमारा फ्लक्स को। तो हमने क्या किया? फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी। ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट के, ये क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और ये क्या है? एरिया एलिमेंट है। तो मैंने जैसे ही डॉट प्रोडक्ट हटाया तो मेरा क्या आया? ई डी ए कॉस थीटा आया। तो ये किसका फॉर्मूला होगा मेरा? ये मेरा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। देखिए अब इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो हमारा डायमेंशन जो होगा, डायमेंशन क्या होगा हमारा? m1 l3 t-3 एंड a-1। और इसी की अगर यूनिट देखें हम, यूनिट क्या होगी इसकी? देखिए या तो हम बोल सकते हैं वोल्ट इंटू मीटर, या हम बोल सकते हैं न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। अब हम ये देखें कि अगर एक क्लोज सरफेस हमने कोई लिया है, उसके अंदर से हमको ये बताना है कि टोटल हमारा जो सरफेस, जो टोटल हमारा जो फ्लक्स होगा, मान लीजिए क्लोज सरफेस ले लिया, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, बाहर से भी निकल रही हैं, तो हमको ये बताना है कि इस क्लोज सरफेस में जो टोटल जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसका वैल्यू एग्जैक्टली वैल्यू क्या आएगा। तो वैल्यू क्या लेंगे हम? उसका लेंगे फाई इक्वल्स टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी। ये क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ये आपने आपके लिए नया है। क्लोज सरफेस मतलब ये हम इंटीग्रेशन जब लगाते हैं, जब हम कोई भी क्लोज सरफेस लेते हैं उसके लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं एक्सेप्ट ऑफ दिस सिंबल। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है? वो एक इनफाइनाइट चीज के लिए यूज किया जाता है, मगर जो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है वो किसके लिए यूज किया जाता है? सिर्फ क्लोज सरफेसेस के लिए यूज किया जाता है। तो इसका वैल्यू देखो, फाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ई डॉट डी, ई डी ए कॉस थीटा। मैंने क्या किया? डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद मैं मान लूंगा लेट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1। तो फाई इज इक्वल्स टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट ई डी ए। अब ई क्या है? कांस्टेंट है, तो ई को क्या ले लेंगे? बाहर ले लेंगे, और क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब इसका क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन क्या होगा? फाई इक्वल्स टू ई ए। तो किसी भी एक क्लोज सरफेस से जो अमाउंट ऑफ फ्लक्स निकल रहा है, उस अमाउंट ऑफ फ्लक्स को हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं? इससे फाई इज इक्वल्स टू ई ए से। अब देखिए क्या होता है, हम एरिया एलिमेंट की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं एरिया एलिमेंट कैसे लेंगे। मान लीजिए अगर हमारा कोई एरिया है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए मेरा कोई रेक्टेंगुलर प्लेन है कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा कि यहां पे मैंने कोई एरिया एलिमेंट ले लिया, तो ये मेरा एरिया एलिमेंट क्या हो गया? डीए वेक्टर मान लूं मैं इसको, डीए वेक्टर मान सकता हूं। अब देखो क्या होगा, एरिया एलिमेंट होगा तो इसके परपेंडिकुलर भी कोई एलिमेंट मानना पड़ेगा मुझे, एन कैप मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर अगर कोई भी हम वेक्टर लेंगे, तो उस अगर एरिया एलिमेंट ले रहे हैं तो उसका क्या मानना पड़ेगा हमें? वेक्टर फॉर्म भी मानना पड़ेगा। तो उसके लिए परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर भी उसका मानना पड़ेगा। तो अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो हमारा क्या होगा? एन कैप का वैल्यू यहां से हम क्या ले सकते हैं? यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या ले सकते हैं हम? डीए वेक्टर अपॉन डीए का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। और डीए का मैग्नीट्यूड, अब देखो मेरे को वैल्यू किसका चाहिए था? इसका वैल्यू चाहिए था। क्यों? क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या बना था वहां पे? ई डॉट डीए। तो मुझे वैल्यू किसका चाहिए? डीए का। तो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? डीए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डीए इंटू एन कैप। समझ में आ गया?
अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज, कुछ दो तीन माइनर से टर्मिनोलॉजी है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे सबसे पहले मेरा आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा आएगा मेरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और तीसरा मेरा आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको मैं डिनोट करता हूं लैम्डा से, इसको मैंने डिनोट किया सिग्मा से, और इसको मैं डिनोट करूंगा रो से। ठीक है, अब देखो इनका वैल्यू क्या होगा, हमेशा जितना सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है, आपने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अब यहां पे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी ले रहे हैं, इसका मतलब पर यूनिट लाइन, मतलब अगर कोई लाइन है या फिर उसका पर यूनिट जो एरिया या उसका पर यूनिट जो वॉल्यूम है, उस पे जो टोटल नेट चार्ज होगा वो कितना होना चाहिए। अगर एक चार्ज है वो अगर इवनली स्प्रेड किया गया पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इसका अगर हम लीनियरली देखें, लीनियर चार्ज डेंसिटी देखें, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, dq बाय dl। dl क्या है, लेंथ एलिमेंट है। ठीक है, सिमिलरली जैसे अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, dq अपॉन ds या फिर dA होगी। यहां पे ds या dA क्या है, सरफेस एलिमेंट है। और सिमिलरली वॉल्यूम के लिए क्या होगा मेरा, dq बाय dv होगा, फिर dv क्या है हमारा वॉल्यूम एलिमेंट है, और dq हमारा क्या है, चार्ज है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हम आपको पहले ध्यान रखनी पड़ेंगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हम पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने चार्ज का जो डेंसिटी था, चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तीनों आपको बता चुका हूं। अब क्या पढ़ेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले कौन सा लेंगे हम, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसमें होता है, वन डायरेक्शनल होता है, या फिर जो यूनिट वन डायमेंशनल होता है। क्या होगा, 2D में कौन सा आएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, और 3D में कौन सा आएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने क्या लिया, एक वायर लिया है जिसका लेंथ हमको कोई आइडिया नहीं है कितना है, उस पे अब, और उसका एक एलिमेंट ले लिया हमने dl। इसका हम बता सकते हैं, इसका जो एरिया लेंथ एलिमेंट है वो हमने क्या ले लिया, dl। तो उस लेंथ एलिमेंट का जो चार्ज एलिमेंट होगा वो कितना होगा, dq होगा। मैंने उसके थोड़े से डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे मैंने क्या लिया, एक ले लिया टेस्ट चार्ज q नॉट, और डिस्टेंस कितना r है। तो मुझे जो टोटल जो इसमें फोर्स लगेगा, जो इसमें टोटल फोर्स है, उसकी मुझे वैल्यू बतानी है। तो वैल्यू कैसे बताऊंगा मैं, तो df वेक्टर होगा मेरा, क्यों मैं dl ले रहा हूं, dr ले रहा हूं, तो मैं जो मेरा फोर्स आएगा वो भी किसमें आएगा, डिफरेंशियल फॉर्म में ही आएगा। तो df का वैल्यू मेरा क्या होगा, k q नॉट dq अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप। क्यों मेरा वेक्टर फॉर्म में, तो मुझे क्या है, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर लेना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं इसका क्या करता हूं, बोथ साइड में क्या करता हूं, इंटीग्रेशन कर दो, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो। बोथ साइड जैसे ही मैंने इंटीग्रेशन किया, तो मेरा जो df है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, f में कन्वर्ट हो गया, और जो मेरा बाकी था पूरा वो किसके अंदर आ गया, मेरा इंटीग्रेशन के अंदर आ चुका है, r स्क्वायर इंटू r कैप। अब देखो, अगर मैं आपको बताऊं लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो वैल्यू होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का वैल्यू मैं आपको पहले बता चुका हूं क्या होता है, बिकॉज लैम्डा इक्वल्स टू dq बाय dl। तो मेरा dq का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, लैम्डा dl आ जाएगा। तो मैं लैम्डा dl जो वैल्यू है dq की जगह कहां पुट कर दूंगा, इस जगह dq की जगह लैम्डा dl का वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा। तो जब जैसे मैं लैम्डा dl का वैल्यू पुट करता हूं तो मेरा क्या आएगा, f इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन k q नॉट dl लैम्डा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने क्या किया, वेक्टर सारे के सारे हटा दिए, इसको एक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, वेक्टर हटा दिए, वेक्टर मैं यहां से भी हटा देता हूं। तो मैंने क्या किया, लैम्डा dl वैल्यू पुट किया, लैम्डा dl वैल्यू पुट किया, तो मेरा f का वैल्यू देखो यहाँ पे k कांस्टेंट है, मैंने बताया q कांस्टेंट होता है, इसका जो वो अब ये इमेजिनरी है उसको हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। आपको मैं 2 या 3 पहले वीडियोस में बता चुका हूं। dl क्या है, लेंथ एलिमेंट है, लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और है। तो देखो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है,
क्यू नॉट कांस्टेंट है, के पहले से कांस्टेंट है और डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती ही है। तो एफ का जो मेरा यहां से वैल्यू आएगा क्या आएगा, के बाहर आ गया, क्यू नॉट बाहर आ गया, लैम्डा बाहर आ गया अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ गया। खाली मेरा इंटीग्रेशन किसका होगा, लेंथ एलिमेंट का। तो इंटीग्रेशन करके हम इस पूरे एलिमेंट की लेंथ निकाल सकते हैं। तो वही जो होगा मेरा फोर्स का वैल्यू होगा इस पूरे एलिमेंट के। अब हम डीएल का जो वैल्यू हम वो किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं। तो हमारा किसी भी पॉइंट पे जो फोर्स का वैल्यू आएगा वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, 2 डायमेंशनल होगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 1 डायमेंशनल होता है। और जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा, 2 डायमेंशनल होगा। मतलब इसमें हम एक सरफेस लेंगे, सरफेस को मान लिया मैंने कोई एस सरफेस ले ली, एक सरफेस है जिसका जो एरिया है, जो सरफेस एरिया है वो क्या है, एस है। तो मैंने इसका छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका जो सरफेस होगा वो कितना होगा, डीएस होगा। और उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, मेरा डीक्यू होगा। और उस सरफेस से एक आर डिस्टेंस में मैंने कोई पॉइंट जो कोई चार्ज लिया क्यू नॉट, जिसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लिया। और उसके अब उनके बीच में जितना भी फोर्स जो होगा, अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, वो बात की बात है। और सबसे पहले हम देखेंगे उसके बीच में फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डीएफ देखते हैं। डीएफ हमारा कितना होगा, वही कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला लगाना है, के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मैं यहां वेक्टर लेता हूं, यहां पे मैंने आर कैप ले लिया। तब जैसे ही मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इंटीग्रेशन कर लो और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, तो बोथ द साइड इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा, मेरा डीएफ क्या हो जाएगा, एफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा ही होगा। और जो मेरा के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा मेरा। तो देखो क्या होगा, अब मैं यहां पे बात किसकी कर रहा हूं, सरफेस की कर रहा हूं। तो यहां पे मेरे काम क्या आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी काम आएगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, बिकॉज सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा है ये, सिग्मा का वैल्यू मेरा क्या होता है, डी क्यू बाय डी एस। अब मेरा डी एस यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा डी एस। वही सिग्मा डी एस की वैल्यू मैं क्या करूंगा, यहां पे डी क्यू की जगह पुट करूंगा। जब मैं यहां पे डी क्यू की जगह वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो कितना है, एफ इज इक्वल्स टू के डी क्यू, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा होता है यहां पे, डी क्यू क्यू नॉट, यहां पे डी क्यू की जगह वैल्यू पुट कर दो, पहले ही पुट कर दो, क्यू नॉट सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो डिस्टेंस मैंने पहले बताया कांस्टेंट होता है, के ऑलरेडी कांस्टेंट है, क्यू नॉट कांस्टेंट है, क्यू टेस्ट चार्ज है, सिग्मा मेरा कांस्टेंट है, क्यू चार्ज डेंसिटी है। तो मेरा इसमें खाली क्या वेरिएबल है, डीएस वेरिएबल है। तो मेरा जो एफ का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, के क्यू नॉट सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएस। तो जब भी हमें किसी सरफेस के अलोंग कोई फोर्स की वैल्यू निकालनी है और अगर हमें उस सरफेस का एरिया नहीं पता है तो हम क्या वैल्यू यूज करेंगे, ये वाली वैल्यू यूज करके हम क्या करेंगे, एरिया की वैल्यू निकालेंगे। अब हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, और हम क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। वॉल्यूम चार्ज में क्या, मैंने कई स्फेरिकल सरफेस ले लिया, उसका जिसका वॉल्यूम मेरा क्या था, वी वॉल्यूम था। तो उसका एक छोटा एलिमेंट लेंगे तो क्या लेंगे, डीवी वॉल्यूम लेंगे, और उस डीवी वॉल्यूम का जो चार्ज जो होगा वो क्या होगा, हमारा डीक्यू होगा। वही सिमिलर चीज करिए जैसे सरफेस और लीनियर में क्या था, वैसे ही क्या किया, मैंने एक आर डिस्टेंस पे क्या लिया, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लिया है जिसका डिस्टेंस कितना आर है। तो हमें क्या बताना है, इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो बताना है, हमें जनरलाइज करना है इसको। तो फोर्स का वैल्यू मेरा क्या होगा, सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था वैसे ही सेम करना है। क्या लिखेंगे हम, डीएफ इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, डीएफ वेक्टर इक्वल्स टू, अगर वो वहां पे वही कूलॉम्स लॉ लगाएंगे, के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को मैं सिंपलाइज कर दूंगा तो वेक्टर हटा दूंगा। तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, एफ इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन, अब क्या करूंगा, देखो मैं यहां पे मैंने वॉल्यूम लिया तो मैं चार्ज डेंसिटी किसकी लूंगा, वॉल्यूम की लूंगा। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करता हूं मैं, रो से डिनोट करता हूं।
और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जो वैल्यू होता है क्या होता है मेरा dq अपॉन dv। तो यहां से मेरा जो dq का वैल्यू है वो क्या आएगा मेरा रो dv आएगा, रो dv आएगा। तो रो dv की वैल्यू मैं इस dq की जगह पुट कर दूंगा। जैसे ही मैं इसकी जगह वैल्यू पुट करता हूं मेरा वैल्यू क्या आएगा मेरा f इज इक्वल्स टू k q नॉट रो dv अपॉन r स्क्वायर और इंटीग्रेशन। अब f का वैल्यू मेरा k वापस वही कांस्टेंट, q कांस्टेंट, r कांस्टेंट और रो भी कांस्टेंट। तो मेरा f का वैल्यू क्या आ गया k q नॉट रो अपॉन r स्क्वायर इंटीग्रेशन dv। तो सिमिलरली तीनों के लिए मेरा वैल्यू फोर्स का आ चुका है, लीनियर के लिए, वॉल्यूम के लिए और सरफेस के लिए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है हमारे पिछले वीडियो से या कोई और टॉपिक से रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे।